नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका विदादी में। मेरा नाम है आर्यन और आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 7 पे। चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग 3 टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें से पहला है मिरर फार्मूला। डेरिवेशन नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ फार्मूला को देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन देखेंगे, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखेंगे। और फिर साइन कन्वेंशन को देखेंगे और साइन कन्वेंशन को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, और साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए मैग्नीफिकेशन के 1-2 केसेस को देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। वैसे नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन अपना नोट्स बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है? ये 3 पैरामीटर मिरर का, किसी भी स्फेरिकल मिरर का 3 पैरामीटर के बीच का ये एक रिलेशन होता है। वो कौन सा 3 डिस्टेंस पैरामीटर है? पहला है हमारा फोकल लेंथ, दूसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल और तीसरा है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। इन 3 चीज़ों के बीच का एक रिलेशन होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये रिलेशन है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, यानी कि क्या v क्या है यहाँ पर? v है हमारा इमेज का डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, वो ये कि r = 2f। ठीक, ये दूसरे शब्दों में f = r/2। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारे पास फोकल लेंथ है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? r/2 से। ठीक है, तो vu और f के बीच का रिलेशन हो या vu और r के बीच का रिलेशन हो, बात तो एक ही है कि नहीं? बस वहाँ पर ये हो जाएगा ना कि f को तुम रिप्लेस करोगे r/2 से तो नीचे में r आ जाएगा और ऊपर में 2 चला जाएगा। ठीक है, r/2 तो 2 ऊपर जाएगा यहाँ। तो 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक ना, 1/v + 1/u = 2/r जो है उसको मिरर फार्मूला नाम नहीं देते हैं, वो भी एक फार्मूला है, ठीक है, लेकिन मिरर फार्मूला का नाम इसे दिया गया है। ठीक है, मिरर फार्मूला में इतना ही देखेंगे। और ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं, v का हो या u का हो या f का हो, तो हम लोग साइन कन्वेंशन को हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक, साइन कन्वेंशन क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा टॉपिक इस लेक्चर का वही है। ठीक है, और एक और बात कि अगर यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी 2 दिया हो, ठीक है, कोई भी 2, मान लो कि v और u दिया है तो हम लोग f को निकाल सकते हैं, और अगर मान लो कि f और u दिया है तो v निकाल सकते हैं, और अगर v और f दिया है तो हम लोग u को निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी 2 क्वांटिटी दिया है, तीसरा आराम से निकल जाएगा। तो मिरर फार्मूला में इतना ही है। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नीफिकेशन। इसमें देखते हैं क्या है। मैग्नीफिकेशन हम लोगों को बताता है कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, जो भी है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज़ कितना है। इसको ऐसे समझो कि कभी देखे होगे ना, सर्फ के डिब्बे पर या सर्फ का जो पैकेट होता है या टूथपेस्ट का पैकेट होता है, वो सब पे वो लोग बोलता है कि 3 टाइम्स पावरफुल है, ये 3x लिखा रहता है। ठीक है, वो सब क्या है? वो यही बता रहा होता है कि जो टूथपेस्ट या सर्फ तुम यूज़ कर रहे हो वो किसी ऑर्डिनरी टूथपेस्ट या सर्फ के कंपेयर में कितना पावरफुल है। यानी कि अगर टूथपेस्ट है सपोज, तो किसी ऑर्डिनरी टूथपेस्ट के कंपेयर में तुम्हारा टूथपेस्ट अगर 3x है, यानी कि वो 3 गुना पावरफुल है कि नहीं? अच्छा, ये जो मैग्नीफिकेशन है इसको हम लोग दूसरे शब्द में ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन हम लोगों को ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है। यानी सपोज अगर हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है इमेज, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उसका 3 गुना है हमारा इमेज। ठीक है, इसको ऐसे समझो, इसको एक सवाल समझेंगे हम लोग। एक सवाल ले लो, ये कि एग्जाम में ये सब सवाल नहीं आएगा, ये बस समझने के लिए है कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट सम ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड बाय से 10 टाइम्स। यानी कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 गुना मैग्नीफाइड है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट 10 गुना मैग्नीफाइड है मान लो, तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि, अच्छा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक ना, जैसे मान लो कि हमारे पास एक लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उसका हम 10 टाइम्स निकालना चाहते हैं, तो वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 नहीं, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट का साइज़ है 5 सेंटीमीटर है, तो जो फाइनल 10 टाइम्स मैग्नीफाइड कोई चीज़ होगा वो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कैसे क्या रिलेशन है इस दोनों के बीच में? 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है? तो वो रिलेशन कुछ ऐसा है। तुम कैसे निकाले थे ये सोचो? तुमसे पूछा गया 10 टाइम्स 5 सेंटीमीटर का, तो तुम क्या किए थे? 5 को 10 से मल्टीप्लाई किए होगे तो 50 सेंटीमीटर मिला होगा, है कि नहीं? यही तो रिलेशन है दोनों के बीच में। मैथमेटिकली 5 और 10 के बीच में ये रिलेशन है।
अब ज़रा देखो, इस 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 50/5, है कि नहीं? बोलो 10 क्या है यहाँ पर, इसको ध्यान देना। 10 हमारा मैग्नीफिकेशन है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही ये बोल चुके हैं कि कोई चीज़ 10 टाइम्स मैग्नीफाइड है, इसका मतलब क्या है, सवाल यही था, ठीक। और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ रहे थे कि 5 सेंटीमीटर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज़ 5 सेंटीमीटर है और उसका 10 टाइम्स मैग्नीफाइड कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर बोला, ठीक है। तो 10 यहाँ पर क्या था, मैग्नीफिकेशन था। तो वही 10 को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 50/5, यानी कि इसको ज़रा ऐसे समझो कि हम लोगों के पास अब एक फॉर्मूला मिल रहा है मैग्नीफिकेशन का। क्या फॉर्मूला? कि मैग्नीफिकेशन जो है वो फाइनल क्वांटिटी जो है हमारे पास बाई इनिशियल क्वांटिटी, अगर वैसा कर देंगे तो मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीफिकेशन था और इनिशियल चीज़ था, तो हम लोग फाइनल चीज़ निकाल लिए 50 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अगर फाइनल चीज़ दिया हुआ है और उसको डिवाइड कर दे इनिशियल चीज़ से, तो मैग्नीफिकेशन निकल जाए। देख लो ये फॉर्मूला तो यही बता रहा है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, क्या? कि जो मैग्नीफिकेशन होगा वो बराबर होगा किसकी, फाइनल क्वांटिटी बाई इनिशियल क्वांटिटी। अब देखो हमारा जो रे डायग्राम होता है उसमें फाइनल क्वांटिटी क्या होता है, इमेज का साइज़, और इनिशियल क्वांटिटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज़। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, इमेज का साइज़ बाई ऑब्जेक्ट का साइज़। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ साइज़ था, यहाँ हाइट आ गया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो केस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो तो एक डंडा जैसा है ना, पतला सा सीधा खड़ा है, तो इसके पास तो सिर्फ हाइट ही है, हाइट के अलावा इसके पास साइज़ के नाम पर और कुछ है नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसके केस में हाइट ले लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं h' से, ये जो सिंबल है इसको प्राइम बोलते हैं, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सिर्फ h से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है उसमें भी हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज़ करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, अभी बस जानकारी के लिए बता दिया है। अब देखो अब हम लोग एक बड़ा थोड़ा खेल खेलेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो खेल क्या है वो समझाएंगे बाद में। पहले यहाँ ये देखो कि ये एक रे डायग्राम है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बना यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको दो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है। अब इसमें देखो कोई भी ट्रायंगल है तो 3 एंगल तो होगा ना, तो ये जो पहला एंगल है उसको हम लोग ये 90 डिग्री वाला ले लेते हैं, ये। अब ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों तो बराबर होगा 90 डिग्री। ये कैसे पता? क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको सीधा खड़ा किए हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज बना वो भी सीधा बना है, तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। 90 भाई इक्वल हो गया। अब ये वाला एंगल देख लो, एक इस एंगल को ले सकते हैं BCA और DCE, ठीक है। ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये पढ़े हो ना रूल्स में, जब हम लोग रूल्स पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 3 में, शायद 3 या 4 में, कि चौथा रूल था ये कि अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट करता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी एंगल से लौट जाएगा। यानी कि बेसिकली ये लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन था ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही है ये। तो ये दोनों एंगल तो बराबर हो गया। अब ये जानते हो ना कि किसी भी दो ट्रायंगल में जब दो एंगल बराबर हो जाए तो जो तीसरा एंगल बचा होता है वो भी बराबर होगा, यानी कि ये एंगल भी बराबर होगा, ये वाला और ये वाला। याद रखना ट्रायंगल कौन सा था, EDC और BAC, ठीक है। तो एंगल A एंगल D के बराबर हो गया, एंगल C यहाँ ये वाला एंगल C इस वाले एंगल C के बराबर हो गया, तो बचा क्या, एंगल B बराबर हो गया एंगल E के। अब तुम सिमिलर ट्रायंगल में पढ़े होगे मैथ्स में कि किसी भी दो ट्रायंगल का जब तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर हो जाए तो हम लोग उस दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। क्या क्राइटेरिया था, AAA ऐसा कुछ था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर तो उसको हम लोग लगा ही सकते हैं, तो उसको लगाओगे तो क्या मिलेगा कि ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल BAC आर सिमिलर, ऐसा ही मिलेगा, देख लो। और ये जो नेमिंग है ना इसमें भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एंगल E बराबर है एंगल B के, इसलिए E जहाँ पर है E पहले नंबर पे है तो B को पहले नंबर पे रखो। D बराबर है A के तो D को इधर रखे हो बीच में तो A को बीच में रखोगे, और फिर C और C तो खैर एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है, एंगल अलग अलग है तो जो भी है, तो C को अगर लास्ट में रखोगे तो इधर भी C को लास्ट में रखोगे। तो ट्रायंगल EDC और ट्रायंगल BAC सिमिलर हो गया, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, सिमिलर ट्रायंगल में कुछ ये प्रॉपर्टी होता है, क्या कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ED/BA, ठीक, इस ट्रायंगल का एक साइड ले लो ED, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस ट्रायंगल में साइड होगा वो कौन सा होगा, BA। तो ED/BA बराबर होगा किसके, DC
और DC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, AC। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ED/BA इज इक्वल टू DC/AC। ठीक है, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के लिए लिख सकते हैं। अब ध्यान देना कि ED क्या है, यहाँ पर ED जो है वो इमेज का हाइट है, और BA क्या है, BA ऑब्जेक्ट का हाइट है कि नहीं। तो अब एक बात बताओ, ED इमेज का हाइट, BA ऑब्जेक्ट का हाइट। तो इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट होता क्या है, इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट होता है मैग्नीफिकेशन। इसका मतलब हम लोग मैग्नीफिकेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू ED/BA इज इक्वल टू DC/AC। अब ज़रा ध्यान देना, ये DC क्या है, देखो DC क्या है, DC है इमेज का पोजीशन, और AC क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। इमेज का पोजीशन बाई ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अच्छा, इमेज का पोजीशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, V से। ऑब्जेक्ट पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं, U से। तो फॉर्मूला बन गया क्या, M इज इक्वल टू H'/H इज इक्वल टू V/U, है कि नहीं। देख लो, बिल्कुल यही चीज़ था, इसी को हम लोग यहाँ पर लिखिए बस, जो मतलब डिनोट करते हैं जिस चीज़ से। ED क्या था, ऑब्जेक्ट का हाइट, सॉरी इमेज का हाइट। तो इमेज का हाइट को कैसे डिनोट करते हैं, H' से। तो बस वही सब कर दिए, जिसको जिससे डिनोट करते हैं उस सिंबल को लगा दिए। अब देखो, अब कायदे से तो तुमको ऐसा दिख रहा है, लेकिन असल में ये फॉर्मूला होता नहीं है, असल में ये वाला फॉर्मूला होता है, माइनस साइन आगे रहता है, ठीक ना। वो क्यों रहता है, तो भाई इसका साइन कन्वेंशन के साथ थोड़ा चक्कर है। तो इसको समझने के लिए हम लोग अब साइन कन्वेंशन को समझते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए तुमको कार्टेशियन साइन कोऑर्डिनेट वाला जो सिस्टम है, XY सिस्टम, वो आना चाहिए। उसमें क्या होता है कि X एक्सिस कुछ ऐसा रहता है और Y एक्सिस ऐसा वर्टिकल रहता है, ठीक है। और उसमें बीच में ओरिजिन रहता है, O जिसको बोलते हैं। तो हम लोग जो है ना, उसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा करके यहाँ पर डाल दिए, ठीक। अब देख लो, जो प्रिंसिपल एक्सिस था उसको हम लोग X एक्सिस बोल दिए, और जो पोल था उसको ओरिजिन बोल दिए, पोल को ओरिजिन बोल दिए। तो पोल के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन जो कि यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक ना, उसका ज़रूरत भी नहीं है, उसको हम लोग Y एक्सिस बोल देंगे, ठीक है। अब तुम देखो कि जो हमारा X एक्सिस है उसके ऊपर जाएगा, मतलब उसके ऊपर अगर तुम कोई डिस्टेंस मेजर करोगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन है क्या, तुम जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे उसके आगे कौन सा साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे या माइनस का साइन लगाओगे, उसी को हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेंशन मतलब हम लोग एक मान लेते हैं कि इधर जाने पे ऐसा साइन लगाना है, उधर जाने पे वैसा साइन लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि Y एक्सिस में अगर तुम जाओगे तो Y एक्सिस तो पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर तुम ऊपर जाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई जाकर के कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको हम लोग प्लस साइन देंगे। जैसे ये है हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट कैसे नापोगे, इधर से इधर। अब तुम देखो, तुम जा किधर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो, यानी प्लस Y में। तो जो तुम साइन यूज़ करोगे वो प्लस यूज़ करोगे, जैसे +2 +3 ऐसा कुछ। वैसे ही इमेज के लिए अगर इमेज नीचे बना है तो जो तुम साइन यूज़ करोगे वो माइनस यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे -1 -2 ऐसा कुछ, मतलब 1 2 क्या, 1 2 यहाँ पर इसका साइज़ जो तुम मेजर करोगे, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मान लो कि तुम मेजर की 10 सेंटीमीटर, तो इस केस में तुम जो तुम्हारा इमेज है उसका जो तुम साइज़ दोगे वो बोलोगे -10 सेंटीमीटर नेगेटिव, ठीक है। तो देख लो, डिस्टेंस अलॉन्ग +x, अच्छा +y देख लिया पॉजिटिव, अगर नीचे जाओगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि +y के अलॉन्ग पॉजिटिव, -y के अलॉन्ग नेगेटिव। उसी तरह अगर तुम +x की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव, और अगर -x की तरफ जाओगे तो जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पर। जैसे देख लो, अगर मान लो कि तुम इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट का पोल से, तो यहाँ से तुम डिस्टेंस नापना शुरू किया। अब देखो किधर जा रहे हो, -y में जा रहे हो, तो -y मतलब नेगेटिव। अब मान लो कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आता है, तो तुम बोलोगे कि u जो है यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो -10 सेंटीमीटर है। उसी तरह जो इमेज है उसका भी इस केस में जो डिस्टेंस आएगा वो माइनस आएगा। और अगर मान लो इमेज इधर होता कहीं इधर, तब जो इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम जो भी एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो पोल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और वाई पे जो भी मेजर कर रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इधर से, जैसे मान लो कि तुमको ये हाइट पता करना है तो तुम इस प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू करोगे और ऊपर तक जाओगे। यहाँ पर हाइट पता करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू करोगे, ऊपर तक जाओगे, ठीक है। और अगर डिस्टेंस मेजर करना है इमेज का या ऑब्जेक्ट का तो पोल से शुरू करोगे और उसके बेस तक जाओगे, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू ये सब में से रखेंगे हमारे किसी भी फार्मूला में, चाहे हमारा ये मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला हो या फिर ये मिरर फार्मूला हो, तो उस फार्मूला में हम लोग ये साइन कन्वेंशन का ज़रूर ध्यान रखेंगे, उसके बिना फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है।
अब इस साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि हमारा मैग्नीफिकेशन का ये माइनस वाला फॉर्मूला जो है वो कहाँ से, मतलब क्या चक्कर है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो सही फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सही समझ में आएगा। ठीक है, तो जो सही वाला फॉर्मूला है उसको यूज़ करके एक एग्जाम्पल समझो, फिर गलत वाले फॉर्मूले से देखेंगे। सही वाले फॉर्मूले में ये रहा हमारा रे डायग्राम। 4 क्या है, इमेज का हाइट है, 2 क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, 6 क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, 3 क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। साइन कन्वेंशन समझ लो, 2 सेंटीमीटर है, ऊपर जा रहे हो तो ये +2 होगा और नीचे जा रहे हो तो ये -4 होगा। देख लो यहाँ पर, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया कि हम लोग ये मान करके चलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट पर है, यानी मिरर के लेफ़्ट पर है। ठीक है, ऐसे पोल से इधर लेफ़्ट साइड में है, तो ये जो हमारा इमेज का जो पोजीशन होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो तो हमेशा नेगेटिव ही होना है ना। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट पर रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं, हम लोग हमेशा इधर ही रखेंगे, तो हमेशा जो डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। बाकी सबका नहीं पता, बाकी सब इसका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका जो हाइट है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा और हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को ऐसा ही रखेंगे। तो हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव होगा और जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लो भाई, ये फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू ये सब रखेंगे। अच्छा, ये देख लो, ये जो इमेज का जो पोजीशन है 6 सेंटीमीटर, वो कैसा साइन होगा, माइनस जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, -3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखा। v क्या है, इमेज का पोजीशन, u क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, h क्या है, h ये h प्राइम नहीं, h प्राइम तो हमारा इमेज का हाइट है, h क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, वैल्यू रखो। यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, -2 देख लो, और यहाँ पर भी ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस बच जाएगा और 2 आ जाएगा, तो -2। तो m यहाँ से देखोगे तो -2, यहाँ से भी -2, यानी कि बराबर हो गया। ठीक है, अब तुम शायद समझ गए होगे कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना तो इस केस में हमारा -2 नहीं आएगा। इस केस में यहाँ से तो 2 आ जाएगा, सॉरी -2, और यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों बराबर नहीं होगा। अब तुम ज़रा इसको ध्यान से समझो, ये सारा लफड़ा हुआ क्यों? क्योंकि हम साइन कन्वेंशन लगा दिए। अगर यहाँ से माइनस हटा दे, यहाँ से माइनस हटा दे और यहाँ से माइनस हटा दे, तब तो ये भी 2 देगा और ये भी 2 देगा। माइनस साइन हटा दे तो तब तो हर तरफ से 2 आना है, यानी कि जो भी लफड़ा हो रहा है वो इस नेगेटिव साइन के कारण हो रहा है। और वो ये सब साइन आ कहाँ से रहा है, साइन कन्वेंशन से। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला डिराइव किए थे ना, कहाँ, हाँ यहीं पर डिराइव किए थे इस फॉर्मूले को। ये वाला फॉर्मूला जब डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोग यहाँ साइन कन्वेंशन को ध्यान में नहीं रखे थे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ले लिए साइड है, चलो ये ट्रायंगल का साइड लेकर के हम लोग चले थे, लेकिन फिर हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े। और साइन कन्वेंशन पढ़ने के बाद हम लोग देखे कि साइन कन्वेंशन जो है वो थोड़ा इंटरफेयर कर सकता है, थोड़ा लफड़ा कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके साथ टैकल करने के लिए हम लोग क्या किए कि इसके सामने एक माइनस साइन लगा दिए अपने से, ताकि जब भी हम लोग अब इस माइनस साइन के साथ फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो इधर से जो वैल्यू मिलेगा और इधर से जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, सेम मिलेगा मतलब क्या कि किसी एक केस के लिए सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमारा केस ये था, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन निकाले इस फॉर्मूला से और फिर इस फॉर्मूला से, तो इसी पर्टिकुलर केस में जो मैग्नीफिकेशन इससे मिलेगा और जो इससे मिलेगा वो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये यूज़ करोगे तो देख चुके हो कि सेम नहीं आता है। इसीलिए हम लोग बराबर करने के लिए मैग्नीफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो नोट्स है उम्मीद करते हैं कि अपना बना रहे होगे, नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो स्लाइड है वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा जो नोट्स है वो भी मिल जाएगा, उसको तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।